तो लास्ट लेक्चर में हमने कैपेसिटर पे बेस्ड कई सारे प्रॉब्लम्स किए थे, केवीएल और नोडल एनालिसिस पे बेस्ड। इस लेक्चर में भी हम कुछ और डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स यहाँ पे ले रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम में यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन द डायग्राम कैपेसिटेंसेस एंड ब्रेकडाउन वोल्टेजेस आर मेंशन्ड फॉर 4 कैपेसिटर्स, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम ईएमएफ ऑफ द सेल सो दैट नो कैपेसिटर ब्रेक्स डाउन। ब्रेक्स डाउन का बेसिकली मतलब ये होता है कि हर एक कैपेसिटर की अपनी एक लिमिट होती है, उस पर एक सर्टेन वोल्टेज से ज़्यादा आप वोल्टेज नहीं रख सकते हो। अगर आप उससे ज़्यादा वोल्टेज रखोगे तो इन बिटवीन, जैसे जनरली हम वैक्यूम बोलते हैं, लेकिन वैक्यूम नहीं होता, मटेरियल होता है कुछ ना कुछ इन बिटवीन, या अगर होगी भी तो वैक्यूम नहीं होगा तो एयर होगा, कुछ ना कुछ मटेरियल होगा, ठीक है। जनरली कुछ ना कुछ मटेरियल होता है जिसको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोला जाता है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो एक सर्टेन वोल्टेज या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है, जिससे वो डैमेज हो जाता है या फिर हमारे यूज़ का नहीं रह पाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो फिलहाल अभी हम इसमें नहीं जा रहे कि ब्रेकडाउन के टेक्निकलिटीज़ में उतना हम नहीं जा रहे हैं। बस हम ये चाहते हैं कि हमारे सभी कैपेसिटर जो हैं वो सेफ़ रहें और उनमें किसी तरीके का डैमेज ना हो। उसके लिए यहाँ पर जो हम ईएमएफ मैक्सिमम लगा सकते हैं वो कितना लगा सकते हैं, ये हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए वो देखते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये ऊपर वाला सिस्टम, नीचे वाला सिस्टम, तो इंडिविजुअली ये कैपेसिटर सीरीज़ में है आपस में, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर आपस में सीरीज़ में है, और वो सीरीज़ पैरेलल में कुछ ऐसा है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि अगर यहाँ का वोल्टेज अगर मैं 0 बोलता हूँ तो यहाँ 0, यहाँ 0, ठीक है, हर जगह 0 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हर जगह E हो गया। तो जो भी यहाँ पर ये ऊपर वाला सीरीज़ कॉम्बिनेशन है उस पर टोटल कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, E के बराबर। नीचे वाला भी जो टोटल यहाँ पर सिस्टम है, इन दोनों पे मिलाकर के टोटल कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा यहाँ पर, E के बराबर। और हमने पढ़ा हुआ है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्योंकि दोनों पे चार्ज बराबर होता है, Q इज़ इक्वल टू CV इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बराबर होता है दोनों पे, तो जो पोटेंशियल डिवाइड होता है वो कैपेसिटेंस के इन्वर्स रेशियो में होता है। बहुत स्टार्टिंग में जब हमने कॉम्बिनेशंस पढ़े थे तो वहाँ पे इसको देख लिया था। तो अगर मैं ऊपर बात करूँ कि ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस जो E है वो किस तरीके से डिवाइड होगा दोनों पे, तो वो डिवाइड होगा कैपेसिटेंस के इन्वर्स रेशियो में। दैट इज़ कि ऊपर वाले पे डिवाइड होगा 1/3 रेशियो, 1/2 इस रेशियो को थोड़ा आप सही कर लो तो दिस विल बिकम 6 से मल्टीप्लाई कर लो तो 2/3। तो 2/3 में डिवाइड हो जाना चाहिए। तो क्या क्या पोटेंशियल डिफरेंसेस आने चाहिए वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो क्योंकि 2/3 है तो फैक्टर क्या बन जाएगा, 2/5। तो इसके लिए फैक्टर हो गया 2/5, और 2/5 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, V से। तो सबसे ऊपर वाले पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा 2/5V। फिर उसके बाद में इस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा 3/5 इंटू V। अब आप नीचे वाले पे आ जाओ, सेकंड वाले पे आ जाओ, तो उसमें जो दो कैपेसिटर्स हैं तो 1/7 रेशियो 1/3, इसको अगर सही कर लिया जाए तो दिस विल बिकम 3/7। 21 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3/7 में होना चाहिए। तो क्या क्या पोटेंशियल डिफरेंसेस हो जाएंगे वो आप देख लो। तो इसके लिए फैक्टर बन जाएगा 3/10 का, तो 3V/10 ये पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। इसके लिए फैक्टर बन जाएगा यहाँ पे 7V/10 ये पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए यहाँ पर इस पर। अब सभी पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास में आ चुके हैं। जो ही बैटरी हमने लगाई होगी, V मैंने लिख दिया है, मैं इसको V मान लेता हूँ, सपोज ये V था यहाँ पर ये। तो अब यहाँ पर ये V हमें कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर इस V को हम क्या रख सकते हैं। तो अब एक एक करके सबके लिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे ऊपर वाले के लिए मैं यहाँ पर देख रहा हूँ इसमें। तो सबसे ऊपर वाले के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मैं V वोल्ट की बैटरी यहाँ लगाता हूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस उस पर कितना आएगा, 2V/5 आएगा। और 2V/5 की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, तो इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो 1 वोल्ट के बराबर है, तो ये 1 के बराबर जा सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग, इसके सेटिस्फाई होने के लिए V के मैक्सिमम वैल्यू आप कहाँ तक लेके जा सकते हो, 2.5। इसी तरीके से आपको सबके लिए लिखना पड़ेगा। जो सेकंड वाला है 3/5, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 हो सकता है इस पर। तो यहाँ से अगर आप V की वैल्यू निकालोगे कि हमें V कितना लगाना चाहिए इसके लिए, तो इसके लिए लगाना चाहिए 10/3, लेकिन 3 पॉइंट समथिंग होगा, तो ऊपर वाले से तो ज़्यादा ही हो जाएगा यहाँ पर ये। तो अभी हम 2.5 के साथ चलेंगे, इसका मतलब 10/3 को तो वैसे आप ख़त्म कर लो क्योंकि वो 2.5 से खुद ही ज़्यादा हो गया यहाँ पर ये। फिर उसके बाद में 3/10 है नीचे वाले पे, तो 3/10 ये किसके बराबर होना चाहिए, V। तो यहाँ से V ये कितना होना चाहिए, 1। तो V कितना हो जाना चाहिए, 10/3। तो वापस से आप इसको कैंसिल कर लो कि ये 2.5 ज़्यादा आ गया। फिर 7V/10 है, 7V/10 ये मैक्सिमम किसके बराबर हो सकता है, 2। तो V यहाँ से कितना आ गया, 20/7। तो ये करीब करीब 3 के आसपास पहुँच रहा है यहाँ पर, क्योंकि 21/7 3 के आसपास होता है। ऑब्वियसली कि 2.5 से तो ज़्यादा ही यहाँ पर, इट इज़ ग्रेटर देन 2.5।
तो इन सभी में जो सबसे कम वैल्यू आ रही है वो 2.5। अगर मैं 2.5 बैटरी लगाता हूँ यहाँ पे 2.5 वोल्ट की, तो सभी सेफ रहेंगे यहाँ पर, क्योंकि इसको 2.5 चाहिए, बाकी सभी को 2.5 ज़्यादा चाहिए। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो बैटरी यहाँ पर लगा सकते हो जिससे सभी सेफ रहें, सभी कैपेसिटर सेफ रहें हमारे, तो दैट आंसर इज़ 2.5 वोल्ट। अब इसके बाद में कुछ स्पेसिफिक टाइप के प्रॉब्लम्स यहाँ पर ले रहे हैं। समटाइम्स क्या होता है, कुछ प्लेट्स का कॉम्बिनेशन करके हमें दे दिया जाता है और उस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड फिर तरह तरह के सवाल हमसे पूछे जाते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, चार्जेस क्या कैसे कैसे आएंगे। तो कुछ वैसे कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पर ले रखा है। दिस आर दी 4 मेटेलिक प्लेट्स जो कि पैरेलल हैं, यहाँ पर इस तरीके से रखी हुई हैं। और मैंने यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए अज्यूम कर लिया कि सभी का जो एरिया है वो ए के बराबर, और जो कॉन्जिक्यूटिव जो गैप्स यहाँ पर आ रही हैं, जो गैप्स आपको दिख रहे हैं, ये सभी जो गैप्स हैं वो डी के बराबर है। हर एक गैप यहाँ पर डी के बराबर है। अलग भी लिए जा सकते हैं, तो जो मेथड मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वही मेथड उनके लिए भी हो जाएंगे। और जो फेमस एक्सप्रेशन होता है हमारे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट्स का, तो वो उसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ये जो क्वांटिटी, इस क्वांटिटी को आप सी के टर्म्स में रख सकते हो और जो कैपेसिटेंस का आंसर है उसको आप सी के टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये काम किया जा सकता है यहाँ पे। तो इसके कई सारे मेथड्स हो सकते हैं। सबसे पहले मैं जो एक इजी अप्रोच है जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से भी सूटेबल है और फटाफट आंसर निकाले जा सकते हैं, पहले मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। और उसके बाद में फिर मैं जो एक बड़ी अप्रोच रहेगी, और लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट्स उससे अच्छे हो जाएंगे, हमें पता चल जाएगा कैसे कैसे क्या हो रहा है, तो उसको मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं जस्ट एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो हमारी अप्रोच रहती है जनरली इस तरह के क्वेश्चंस में, उसको मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि ये दोनों टर्मिनल्स हैं, ठीक है, ये दोनों टर्मिनल्स हैं, तो इन टर्मिनल्स को मैंने कुछ नाम दे दिया। लेट्स से कि ये टर्मिनल M है और यहाँ पर ये टर्मिनल B है। उसी अकॉर्डिंगली आप प्लेट्स को भी नाम देते चले जाओ। जैसे मैंने इस प्लेट को नाम दे दिया कि प्लेट M है यहाँ पर, ये इसको मैंने नाम दे दिया प्लेट B है। जिस तरीके से हम रिड्रॉइंग द सर्किट किया करते थे और पॉइंट्स मार्क किया करते थे, सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को हम सेम अल्फ़ाबेट से मार्क कर लेते थे, बिल्कुल वैसे यहाँ पे कर रहे हैं। आप देखो जो सबसे ऊपर वाली प्लेट है, सबसे नीचे वाली प्लेट है, वो एक ही कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है डायरेक्टली, तो दोनों के पोटेंशियल जो हैं वो बराबर रहेंगे इसका मतलब। तो मैं अब जब इनको मार्क करूँगा, तो इनको मार्क करते समय मैं बस एक ही अल्फ़ाबेट यहाँ यूज़ करूँगा। सपोज़ ये प्लेट N से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस प्लेट को भी मैं N से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैंने अल्फ़ाबेट ए इसलिए नहीं लिया क्योंकि ए जो है यहाँ पर ऑलरेडी एरिया के लिए यूज़ हो रहा है, सी कैपेसिटेंस के लिए यूज़ हो जाता है, तो उनको मैंने यहाँ पर एक तरीके से डिस्कार्ड कर दिया, नहीं लिया उनको। अब यहाँ पे वी हैव 3 डिफरेंट पॉइंट्स M, B एंड N, ठीक है। और मैं कैपेसिटर के जो हर एक प्लेट है उस प्लेट को भी नंबर यहाँ पर देने वाला हूँ कुछ। जैसे सपोज दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, हर एक सरफेस जो है 5, दिस इज़ 6, दिस इज़ 7, दिस इज़ 8। वी हैव टोटल 8 सर्फेसेस। और आप हमेशा ध्यान रखो जो कैपेसिटर जो बनता है वो हमेशा फेसिंग सर्फेसेस से उसका मतलब होता है, आउटर सर्फेसेस का मतलब नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि ये प्लेट और ये प्लेट, अगर मैं बोलता हूँ कि आपस में कैपेसिटर बना रहे हैं, तो वो कैपेसिटर बनाता कौन है यहाँ पे, तो जो फेसिंग सर्फेसेस है 2 और 3। इसी तरीके से ये नीचे वाले जो 2 यहाँ पर ये प्लेट्स हैं, कौन कैपेसिटर बना रहा है यहाँ पे, 4 और 5 जो फेसिंग सर्फेसेस हैं। तो अब मैं यहाँ पर इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाऊंगा। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाने के बाद में फिर उससे हम जैसे हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं वैसे कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं वहाँ से। तो इक्विवेलेंट डायग्राम बनाने जा रहा हूँ मैं बिटवीन 3 पॉइंट्स M, B एंड N। तो M, B और N के बीच में यहाँ पर इक्विवेलेंट, तो हमारे टर्मिनल्स यहाँ पर क्या क्या M एंड B आर द टर्मिनल्स, और अलग से जो पॉइंट दिखा रहा हूँ वो है N। अब यहाँ पर ये जो एक कैपेसिटर बन रहा है, ठीक है, ये जो कैपेसिटर यहाँ बन रहा है, ये वाला जो कैपेसिटर बन रहा है इन दोनों प्लेट से बन रहा है, और एक तरीके से नंबर क्या यूज़ हो रहा है 2 और 3। आप चाहो तो उसको यहाँ दिखा सकते हो। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने में उसका कोई खास यूज़ नहीं है नंबर का, चार्जेस कैलकुलेट करने में यूज़ है। तो पहला जो है वो M और N के बीच कनेक्टेड है, तो M और N के बीच कनेक्ट कर दिया इसको। और एक तरीके से जो कैपेसिटर बन रहा है वो किससे बन रहा है यहाँ पर, ये 2 और 3 से, जिसमें जो 3 है वो 3 M के साथ अटैच है एक तरीके से, और जो 2 है वो इसके साथ अटैच है। जस्ट मैंने यहाँ पर जो चीज़ वहाँ पर ऊपर दिख रही है उसी को नीचे दिखाने की कोशिश करिए। फिर जो दूसरा है वो M और B के बीच बन रहा है, तो सेकंड इज़ बिटवीन M एंड B। तो M और B के बीच में आप यहाँ पर कनेक्ट कर लो इसको। M के साथ कौन है, B के साथ कौन है, तो M के साथ है 4 और B के साथ है 5।
फिर उसके बाद में लास्ट जो कैपेसिटर बन रहा है वो एन और बी के बीच बन रहा है, तो एन और बी के बीच बना देते हैं यहाँ पर इसको। एन और बी के बीच जो कैपेसिटर यहाँ बन रहा है, तो नंबरिंग के हिसाब से क्या क्या है, तो एन के साथ है 7 और बी के साथ है 6। आप चाहो तो बैटरी कनेक्ट कर लो एम और बी के बीच में, तो मैं सपोज एक बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ 20 वोल्ट की, जिससे कि हम चार्जेस को भी यहाँ पे शो कर पाएँ। जहाँ तक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात है, तो जैसे मान लीजिए 2 और 3 से जो कैपेसिटर बना, तो एरिया ए है और डिस्टेंस डी है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन A/D हो जाएगा इस कॉम्बिनेशन से बनने वाला। इस तरीके से ये भी वही हो जाएगा, ये भी वही हो जाएगा, यानी कि ए सी हो जाएगा, ये भी सी हो जाएगा, ये भी सी हो जाएगा। तो ये जो 3 कैपेसिटर्स यहाँ बन रहे हैं सभी सी के इक्वल हो जाएंगे, ऑल आर इक्वल टू सी। और ऊपर जो सी और सी पैरेलल सीरीज़ हैं, तो सी और सी सीरीज़ से क्या हो जाएगा C/2, और ऊपर का जो C/2 है वो नीचे के सी के साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो C/2 प्लस सी, दिस आंसर विल बी 3C/2। तो 3C/2 यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जहाँ तक निकालना है। लेकिन अगर हमें चार्जेस के बारे में भी बताना है कि चार्जेस यहाँ पर क्या होंगे, तो जैसे मान लीजिए बैटरी, तो बैटरी से यहाँ पे क्या चार्ज जाने वाला है, तो बैटरी से चार्ज जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू वी, तो C इक्विवेलेंट इज 3C/2 इंटू वी कर दिया यहाँ पर। इसमें यहाँ से जो भी चार्ज गया तो वो चार्ज यहाँ जाने के बाद में अब डिवाइड होगा, और किस रेशियो में डिवाइड होगा, ऊपर C/2 है नीचे C है, तो यानी ऊपर आधा चार्ज जाएगा उस, यानी कि 1:2 टाइप में यहाँ पर डिवाइड होना चाहिए चार्ज को एक तरीके से। तो यहाँ पे ऊपर कैपेसिटेंस कम है तो 1/3 हो जाएगा, नीचे 2/3 हो जाएगा, तो 1/3 ऑफ दिस विल बी C/2। तो यहाँ पर इन दोनों पे C/2 मैं चार्जेस को यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ। यहाँ पे प्लस माइनस, जैसे हमने प्लस यहाँ पे लिया उसके अकॉर्डिंगली C/2, यहाँ पर प्लस माइनस C/2 चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे वाले पे चार्ज कितना हो जाएगा, CV। वैसे भी दिख रहा है कि इस पे पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर है, तो प्लस माइनस CV। अगर आप इन चार्जेस को प्लेट्स पे दिखाना चाहते हो एक एक करके, तो प्लेट्स पे भी दिखा सकते हैं। 1 और 8 पे 0, 1 और 8 आपको यहाँ दिखाई भी नहीं देंगे, और वैसे भी ये दिख जाना चाहिए कि जो प्लेट्स का कॉम्बिनेशन होता है उसमें हमने हमेशा पढ़ा हुआ है कि जो आउटर प्लेट्स होती हैं उस पर टोटल चार्ज का हाफ होता है। और इस सिस्टम को तो कोई बाहर से कोई चार्ज दिया ही नहीं गया है, बैटरी कोई नेट चार्ज तो प्रोवाइड करती नहीं है, बैटरी कभी भी ऐसा नहीं करते कि बैटरी नेट चार्ज प्रोवाइड कर रही हो, वो तो बस एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक चार्ज को ट्रांसफ़र कराने का एक जरिया बस हमारे पास में बन जाता है बैटरी लगाने की वजह से। तो यहाँ पे कोई नेट चार्ज है ही नहीं, तो नेट चार्ज का हाफ भी फिर क्या हो जाएगा, 0। अब आप देखते जाओ सेकंड नंबर पे कितना है, -C/2। डायग्राम देखते जाओ, बस उसको आप देखो, और मैं लिखने का काम कर रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे। 3 नंबर पे +C/2 है, तो प्लस को लिखने की ज़रूरत महसूस नहीं होनी चाहिए। 4 नंबर पे, तो 4 नंबर आप ढूंढ लो कहाँ पर है, मैंने ढूंढ लिया है, CV है। 5 नंबर पे -CV, और आप हमेशा देखोगे जो फेसिंग सर्फेसेज हैं, फेसिंग सर्फेसेज पे हमेशा ये चीज़ मेंटेन हो जाएगी, प्लस माइनस चार्ज हमेशा ये होना चाहिए, और फेसिंग सर्फेस से कैपेसिटर बन रहा है यहाँ पे, तो वो प्लस माइनस आएगा ही आएगा। 6, 7, तो 6 पे क्या है, -C/2 है। अगर 6 पे -C/2, तो डायग्राम देखे बिना आप कह सकते हो कि 7 पे +C/2 होना चाहिए, तो 7 पे +C/2 हो जाएगा। तो आप हर जगह पे देख सकते हो जो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट्स थे वो हर जगह पे यूज़ हो रहे हैं कि नेट चार्ज का हाफ होगा आउटर सर्फेसेस पे, और इनर फेसिंग सर्फेसेस पे इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा। अब मेरे से अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द टोटल चार्ज ऑन दिस प्लेट, ये वाली प्लेट पे बताओ कि टोटल चार्ज कितना है, तो फिर मुझे दोनों सरफेस का चार्ज ऐड करना चाहिए, क्योंकि इस प्लेट का मतलब है कि सरफेस 3 भी और सरफेस 4 भी इस प्लेट के पास, तो टोटल मिलाकर के इस सरफेस के पास में कितना चार्ज हो जाएगा, 3C/2 हो जाएगा चार्ज। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर इसमें दिख जानी चाहिए। जो चीज़ पूछा जा रहा है उसका आंसर बिल्कुल प्लस माइनस के साथ करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर चार्ज पूछेंगे तो बैटरी जरूर लगा के देंगे। बैटरी की पोलरिटी आप देख लो कि M के साथ पॉजिटिव कनेक्ट कर रखा है, नेगेटिव क्या कर रखा है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसका आंसर कर दो। तो ये जो मेथड है, इस मेथड से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर सिर्फ और सिर्फ अगर ये पूछा जाए तो इट इज़ वेरी इजी। उसमें आपको नंबर वगैरह यहाँ पर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आप केवल एक सिंपल सा ये डायग्राम बना लो कि ये कैपेसिटर, फिर ये कैपेसिटर, फिर ये कैपेसिटर। तो जहाँ तक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात है उसमें तो आपको कुछ खास करना ही नहीं, लेकिन चार्जेस वगैरह अगर पूछे जाएँ कि कहाँ पर कितना कितना चार्ज, तो उस केस में आपको नंबरिंग दिखा देनी चाहिए, जिससे कि आप जो चीज़ यहाँ पर कर रहे हो उसको आप ट्रांसफ़र कर पाओ ओरिजिनल डायग्राम में। जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन लिया था उसी को अब थोड़ा सा एक जो हमारे बेसिक्स हैं उन बेसिक्स से करने की कोशिश करते हैं। तो हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा जा रहा है इस सिस्टम का, तो हम क्या करते हैं कि जो टर्मिनल्स हैं उस पर एक बैटरी लगा लेते हैं।
सपोज़ मैंने एक V वोल्ट की बैटरी लगा ली और हमारा जो कंसेप्ट है C इक्विवेलेंट का वो कहता क्या है, तो C इक्विवेलेंट का कंसेप्ट इतना ही कहता है कि C इक्विवेलेंट अगर मैं कोई भी एक बैटरी यूज़ कर रहा हूँ और हमारे सामने यहाँ पर एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो भी है एक सर्किट बना हुआ है कैपेसिटर्स का, तो अगर मैं इसको इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर पाऊँ तो ये इक्विवेलेंट भी उतना ही चार्ज लेना चाहिए उसी बैटरी से जो बैटरी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में लगी होगी, तब मैं बोलूँगा कि दिस इज C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट सिंपली क्या हो जाए Q/V। तो जैसे हम पहले भी Q/V से कैलकुलेट करते हैं, अगर हमने V वोल्ट की बैटरी लगा रखी है और वो V वोल्ट की बैटरी अगर सर्किट में Q चार्ज प्रोवाइड कर रही है, तो वो जो Q चार्ज प्रोवाइड कर रही है सर्किट में, तो वो Q/V अगर मैं कर दूँ तो उससे हमें पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके बराबर है। तो मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ कि ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ से Q चार्ज गया, तो आप बोल सकते हो कि इधर से Q चार्ज ऐसे आ गया होगा, या इसी का उल्टा ही बोल सकते हो। जनरली उल्टा बोलने में कई बार आसान होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर Q चार्ज आया है तो यहाँ पे क्या है -Q चार्ज आया है, तो आप बोल सकते हो कि इधर Q गया है तो इधर -Q गया है, इस तरीके का आप बोल सकते हो। तो जस्ट मैं यहाँ पर इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर ऐसा दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसका अपोजिट ऐसे दिखा देता हूँ, यहाँ पर -Q गया। तो वही इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है कि इधर की तरफ Q गया है या फिर इधर की तरफ -Q गया, दोनों बात बराबर है बोलना। लेकिन एक ही बात बोलनी है हमको, ऐसा नहीं कि ये भी बोल रहे हैं कि इधर -Q भी गया है और इधर Q भी गया है, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं है, आप कोई एक ही चीज़ बोलोगे। अब ये जो Q यहाँ पर गया है वो इस सेकंड नंबर वाली प्लेट पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, कुछ ऊपर की तरफ गया होगा, कुछ नीचे की तरफ गया होगा यहाँ पे। और एक चीज़ आप हमेशा यहाँ पर ध्यान रखोगे, जब भी आप ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो ये हमेशा रहेगा कि ये 0 और ये 0, क्योंकि पहले से इनके पास में कोई नेट चार्ज मैं अज्यूम नहीं कर रहा हूँ, कोई नेट चार्ज है नहीं इनके पास में। और आउटर सर्फेसेस पे तो क्या होता है, नेट चार्ज बाई 2 ही आता है सिर्फ, तो ये 0 ही हो गया। अब आप यहाँ पर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन करते चलो। चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ख्याल यहाँ पर यही रखना है कि आउटर सर्फेसेस पे अगर कोई नेट चार्ज नहीं है तो नेट चार्ज नहीं होने की सिचुएशन में 0 हो जाएगा, और हमेशा इनर फेसिंग सर्फेसेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होने चाहिए, ठीक है। ये शर्त है यहाँ पर इसको डिवाइड करने की। तो मैं इस सरफेस पे एज्यूम कर लेता हूँ अगर Q, तो यहाँ पे जो चार्ज है वो हो जाएगा -Q, और फिर यहाँ पे चार्ज, क्योंकि यहाँ से Q के बराबर चार्ज आया था तो टोटल मिला के Q होना चाहिए, तो Q होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q+Q हो जाएगा। और आप ये देखो कि जो बाहर की जो 2 प्लेट्स हैं, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, इनको बस आपस में कनेक्ट किया हुआ है। तो आपस में कनेक्ट किया हुआ है तो चार्ज जो है बस एक जगह से दूसरी जगह गया होगा, एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे, तो इनका टोटल चार्ज भी 0 होना चाहिए। तो आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पर अगर ऊपर वाली प्लेट पे Q आया है तो नीचे वाली प्लेट से Q गया होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -Q। अगर यहाँ पे -Q हो गया तो यहाँ पर फेसिंग सरफेस है कितना होगा Q, और ये वाली जो प्लेट जिस पे अभी हम चार्ज लिख रहे हैं उस पर टोटल चार्ज कितना है यहाँ पर -Q के बराबर, तो यहाँ पर कितना हो जाना चाहिए फिर -Q। हर जगह पे चार्ज का कंजर्वेशन जितना भी आप कर सकें, जो भी सिस्टम दिख रहा है उसके अकॉर्डिंगली चार्ज हमें लिखना होगा। तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ज़रूर, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए, एक बार जस्ट मैं उसकी लिस्ट यहाँ कर देता हूँ। आप आउटर सरफेसेस को देखो, ठीक है। सबसे पहले तो आप आउटर मोस्ट सरफेसेस का निपटा दो, फिर इनर फेसिंग सरफेसेस पे क्या होना चाहिए वो देखो। इनर फेसिंग सरफेसेस क्या होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए इनर फेसिंग सरफेसेस पे। फिर उसके बाद में अगर कहीं पे कुछ दिखता है कि जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे दिखता है कि सबसे ऊपर वाली प्लेट और सबसे नीचे वाली प्लेट बस आपस में कनेक्टेड है, तो टोटल चार्ज इनका हमेशा कंजर्व रहना चाहिए। जो इनिशियल था, इनिशियली जनरली 0 रहता है, तो इसीलिए मैंने बोला कि ऊपर अगर Q तो नीचे -Q हो गया होगा। तो जहाँ भी चार्ज कंजर्वेशन की बात आ रही है वहाँ पर चार्ज कंजर्वेशन, ये कुछ पॉइंट्स हमें यहाँ पर ध्यान रखने होंगे। यहाँ पर इसके अंदर चार्ज कंजर्वेशन का मतलब हमेशा कुछ लोग ये निकाल लेते हैं कि 0 कर दो बस, तो 0 नहीं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो ये वाली प्लेट है जिस पर -Q चार्ज आया है, तो मुझे पता है कि इसमें -Q आया है। -Q अगर आया है तो यहाँ पर ओवरऑल -Q होना चाहिए फिर। तो अगर मैंने यहाँ पे Q ले लिया तो फिर ऊपर मैंने अपने आप लिख लिया कि यहाँ पर ऐसा होना चाहिए। और ऐसा लिखने से आप ये भी देखो कि Q+Q यहाँ पर और उसका जस्ट नेगेटिव चार्ज ये है, तो जो चीज़ हमारी वो फॉलो होनी चाहिए थी कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होने चाहिए, तो वो भी फॉलो हो रहा है इनर फेसिंग सर्फेसेस पे। अल्टीमेटली हमें इस रेशियो कैलकुलेट करना है। ये जो रेशियो है, यही रेशियो हमारा जो Q/V है, वही रेशियो हमारा C इक्वलेंट है। किसी भी कीमत पे हमें ये कैलकुलेट करना है। अब मैं कुछ और आगे यहाँ पे करने जा रहा हूँ।
इस जीरो से आप कंफ्यूज नहीं करो, ये जीरो चार्ज के लिए है यहाँ पर। तो मैं इसका पोटेंशियल जीरो के बराबर एज्यूम कर लेता हूँ, 0 वोल्ट। इसका पोटेंशियल कुछ V वोल्ट के बराबर हमने एज्यूम, यानी कि हो ही जाएगा। अगर इसका जीरो एज्यूम किया तो फिर इसका V हो ही जाना है फिर यहाँ पर। और सबसे ऊपर वाली प्लेट और सबसे नीचे वाली प्लेट का पोटेंशियल सेम ही होगा, तो मैं इसको V1 एज्यूम कर लेता हूँ और इसको भी मैं V1 एज्यूम कर लेता हूँ। तो मैंने ये पोटेंशियल्स वगैरह यहाँ पे कुछ एज्यूम कर लिए। अल्टीमेट एम हमारा फिक्स है कि कैपिटल Q बाई कैपिटल V हमें यहाँ पर निकाल लेना है। तो अब मैं ऐसा करते जा रहा हूँ कि जो कैपेसिटर्स यहाँ बन रहे हैं, जो फेसिंग सर्फेसेस यहाँ बन रही है, उनके बीच में मैं Q इज इक्वल टू CV की इक्वेशन लिख रहा हूँ। अब एक बार मैं वापस से इसको एलेबोरेट कर देता हूँ। Q इज इक्वल टू CV की जो इक्वेशन होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कैपेसिटर है और ये इसके सपोज मान लीजिए कि इस एंड का पोटेंशियल है VA और इस पॉइंट का पोटेंशियल है VB, यानी कि दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल मैंने लिख दिया। और एक पे चार्ज है लेट से +Q और एक पे है -Q। मुझे इसके लिए Q इज इक्वल टू CV की इक्वेशन लिखनी है। तो मैं क्या करूँगा, कोई एक प्लेट पकड़ लूँगा। तो मान लीजिए मैंने ये वाली प्लेट पकड़ ली, इस पर Q चार्ज है। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था ऐसा, Q इज इक्वल टू C। अब पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस में आप क्या करोगे कि जिसका आप जिस प्लेट का चार्ज लिख रहे हो उस प्लेट का पोटेंशियल पहले लिखोगे। तो पोटेंशियल आप A का पहले लिखो और फिर बाद में B का लिखो। तो इस तरीके से आप Q इज इक्वल टू CV की इक्वेशन लिख सकते हो। तो मैं सभी के लिए Q इज इक्वल टू CV की इक्वेशन लिखते जा रहा हूँ। और जितने भी फेसिंग सर्फेसेस से यहाँ पर कैपेसिटर बन रहे हैं, सभी का जो कैपेसिटेंस है वो C के बराबर ही है, क्योंकि सभी में वही एरिया और वही सेपरेशन है। तो सबसे पहले मैं सबसे ऊपर वाले के लिए लिखता हूँ। तो मैंने चार्ज लिखा Q, तो अगर मैंने चार्ज अगर Q लिखा है तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल फिर V1 पहले मेरे को लिखना पड़ेगा। तो C इंटू, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर सेकंड इक्वेशन Q प्लस Q चार्ज C और V माइनस 0 हो जाएगा, तो V बचेगा सिर्फ यहाँ पे। थर्ड Q लिखा मैंने यहाँ पर इसमें और C, और पहले पोटेंशियल फिर 0 लिखना पड़ेगा, तो 0 माइनस V1 यानी कि -CV1। तो हमें V1 और स्मॉल q को कैसे भी करके हटा देना है यहाँ से, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे इसको। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ऊपर में यहाँ पर जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में CV1 की वैल्यू पुट कर देता हूँ नीचे से। यहाँ पर हमारे पास में CV1 की वैल्यू कितनी है, CV1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी नीचे से -Q। तो इसको 1 में पुट कर देते हैं। तो 1 में पुट करने के बाद में तो -CV1 हो गया -Q, सॉरी CV1 हो गया -Q और एक -C बच गया। यहाँ से CV की वैल्यू 2Q, सॉरी माइनस आ रहा है एक, फिर जो Q है Q की वैल्यू हो जाएगी -C/2। तो सब कुछ काम बनता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर इसको आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लो। तो 2 में अगर जब इसको पुट करोगे तो Q और Q की जगह पे -C/2 को अगर मैं उधर लेके चला जाऊँ तो CV/2 प्लस CV, Q इज इक्वल टू 3C/2। उसके बाद में डायरेक्टली अब यहाँ से आपको चाहिए Q/V, तो Q/V की जो वैल्यू है ये 3C/2 हो जाएगी। तो अगेन वही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ रहा है जो हमने ऑलरेडी पहले कैलकुलेट कर रखा है। इसमें कुछ लोग ऐसे भी कर लेते हैं इसको कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए कि V, अगर आप इन जनरल V एज्यूम कर रहे हो तो V को आप 1 भी एज्यूम कर सकते हो। अगर आपने V को 1 एज्यूम कर लिया तो उस केस में क्या होगा कि बस आपको Q कैलकुलेट करना पड़ेगा। V एक तरीके से आपकी इक्वेशन से गायब हो जाएगा। तो आप जैसे Q कैलकुलेट करोगे तो वही Q आपका आंसर हो जाएगा फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो अगेन कुछ उसी टाइप का प्रॉब्लम यहाँ पर ले रहे हैं। तो अगर मैं इसको पहले जो हमारा छोटा मेथड है उससे अगर करके देखें तो मैं इनको नाम देता हूँ। लेट से दिस इज़ टर्मिनल M, दिस इज़ N। तो ये प्लेट भी M और N हो जाएंगी और इसको मैं कुछ अलग नाम देता हूँ। लेट से मैंने नाम दे दिया इसको B। तो अगेन वी हैव 3 पॉइंट्स, क्योंकि दोनों आपस में कनेक्टेड हैं तो इनके पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे। तो 3 पॉइंट्स M, N और B यहाँ पर ही 3 पॉइंट्स हैं। इनके बीच में मुझे इनको कनेक्ट करना है यहाँ पे। तो इनके बीच में अगर मुझे इनको कनेक्ट करना है तो सबसे ऊपर वाला जो है वो M और B के बीच में है। अब मैं नंबरिंग वगैरह कुछ खास यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी करके बता दिया किस तरीके से करते हैं। अगर करने की ज़रूरत होगी तो हम कर सकते हैं इसको उसी तरीके से। उसका दूसरा जो है वो भी M और B के बीच में कनेक्टेड है। जो थर्ड है वो B और N के बीच कनेक्टेड है। और जितने भी कैपेसिटर यहाँ बन रहे हैं यहाँ पे मैं बैटरी भी कनेक्ट कर देता हूँ जिससे सर्किट पूरा कंप्लीट होकर दिख जाए। तो ये भी C है, ये भी C और ये भी C। तो C और C यहाँ पे पैरेलल तो 2C, और 2C और C अगर सीरीज़ हैं तो जो रिज़ल्ट यहाँ पर है वो 2C/3 आ जाएगा अब की बार।
और अगर हम पूरे बेसिक तरीके से इसको करें तो फिर मुझे एक बैटरी यहाँ पे कनेक्ट करनी पड़ेगी इसमें। तो बैटरी, लेट्स से बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं। तो बैटरी कनेक्ट करी तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से बैटरी कनेक्ट हो जाएगी जो V वोल्ट की होगी सपोज़। तो मैंने इसका पोटेंशियल लेट्स से 0 अज्यूम कर लिया, तो इसका मुझे पोटेंशियल V अज्यूम करना पड़ेगा। और ये दोनों प्लेट्स एक साथ कनेक्टेड है यहाँ पे, तो मैंने दोनों का सेम पोटेंशियल अज्यूम कर लिया V1 V1। उसके बाद हमें चार्ज यहाँ पे सब पे लिखने होते हैं और उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए चार्ज लिखने होते हैं। तो चार्ज मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले तो आप ऊपर वाले को निपटा दो 0 0, और सपोज़ यहाँ से Q चार्ज गया तो आप बोल सकते हो कि यहाँ से -Q चार्ज गया। अब आप देखो सबसे नीचे वाली जो प्लेट है उस पर लिखना कितना आसान है, क्योंकि -Q चार्ज आया होगा और मुझे पता है कि सबसे नीचे तो 0 ही है, तो सारा -Q कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। अगर यहाँ -Q तो फिर यहाँ मजबूरी है कि यहाँ पे Q होना पड़ेगा इसको, ठीक है, तो इट मस्ट बी Q। अब इसके बाद इसका ऊपर का मैं अभी लिख नहीं पा रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऊपर का कितना होगा, तो फिर मैं अब यहाँ से स्टार्ट करता हूँ लिखना। मैं यहाँ का Q मान लेता हूँ, तो यहाँ का Q तो यहाँ का -Q चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब अगर यहाँ का -Q है और मुझे पता है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इधर की तरफ Q चार्ज फ्लो किया है कैपिटल Q, और इस पूरी प्लेट पे कैपिटल Q चार्ज होना चाहिए नेट, तो कैपिटल Q प्लस Q, जिससे कि टोटल चार्ज कैपिटल Q के बराबर हो जाए। उसके बाद में फिर इसका जस्ट नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ दिस। अब ये जो दोनों प्लेट्स जो कि इस वायर से कनेक्टेड है, आप उसका भी देखो कि टोटल मिला के चार्ज 0 होना चाहिए, क्योंकि कहीं और बाहर से कोई चार्ज इधर उधर हुआ नहीं है इसका। तो अब आप नीचे वाली प्लेट को, ये वाली जो प्लेट है इसको अगर आप देखो इस प्लेट में, तो इस प्लेट में कैपिटल Q माइनस Q ये कैंसिल हो गया, फिर ये माइनस स्मॉल q और ये प्लस स्मॉल q ये भी कैंसिल हो गया। तो जो ये दोनों प्लेट्स हैं, इन दोनों प्लेट्स का ही मामला यहाँ फिट हो गया कि नेट चार्ज 0 हो गया। हर तरीके से अपने आप को कन्विंस करने के बाद में हम अभी क्वेश्चंस लिखने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इसके लिए लिख लीजिए, तो Q इज़ इक्वल टू सी वी की इक्वेशन, Q इज़ इक्वल टू सी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे, तो क्योंकि मैंने चार्ज Q लिखा है तो उसका जो पोटेंशियल है V1 है, तो V1 माइनस V। दिस इज़ वन इक्वेशन। फिर उसके बाद में सेकेंड इक्वेशन आप लिखते हो Q प्लस Q इज़ इक्वल टू, तो अगेन C और V माइनस V1 हो जाएगा इसके लिए। तो दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। फिर उसके बाद में लास्ट इक्वेशन आप इस तरीके से लिख सकते हो, Q और माइनस Q, तो Q यहाँ पे ले लो, Q इज़ इक्वल टू C V1 माइनस 0। इसको आप सही कर लो तो C V1 हो गया। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 3। अब इनको बस सॉल्व करना है हमें, और किसी भी तरीके से Q बाई V हमें निकाल देना है मैथमेटिकली। तो जैसे अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को देखूँ, तो अगर आप RHS को देखो फर्स्ट एंड सेकंड में, तो ऐसा लग रहा है कि बस एक माइनस से मल्टीप्लाई हो गया है। तो जैसे यहाँ पर C V1 माइनस V है, यहाँ पर C V माइनस V1 है, तो फर्स्ट एंड सेकंड से मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि Q प्लस Q इज़ इक्वल टू, तो ये जो क्वांटिटी एक तरीके से माइनस Q के बराबर है, और इसको अगर आप इस Q को उधर ले जाओ तो माइनस 2Q इज़ इक्वल टू स्मॉल q यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। अब इसके बाद में अगर आप इसका यूज़ किसी भी एक इक्वेशन के अंदर यहाँ पे कर लो, तो अगर मैं इसका यूज़ लेट से फर्स्ट इक्वेशन में कर लूँ, तो स्मॉल q की जगह पे आप क्या रख सकते हो, माइनस q/2। तो फर्स्ट इक्वेशन में इसका यूज़ कर रहा हूँ, तो स्मॉल q की जगह पे माइनस q/2। CV1 आप देखो कि CV1 कैपिटल Q के बराबर है, तो कैपिटल Q यहाँ पर रख लिया माइनस CV। इससे अगर आप सॉल्व करो तो CV इज़ इक्वल टू Q प्लस Q/2 यहाँ पर हो जाएगा, दिस इज़ 3Q/2। और Q/V बनाना जैसे हमने देखा पहले, Q/V यहाँ पे कितना हो जाए, Q/V दिस इज़ 2C/3। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि आपको वही रिजल्ट मिल रहा है, और आप इसका यूज़ करके हर एक पे चार्ज भी यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि आपको कैपिटल Q की वैल्यू पता चल गई है, स्मॉल q वगैरह की वैल्यू आपके पास में आ गई है यहाँ पर उसके टर्म्स में। तो यू कैन ऑल्सो राइट द चार्जेस ऑन ईच सर्फेसेस। के बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम ले रहे हैं, तो अब इस प्रॉब्लम को मैं डायरेक्टली जो हमारा शॉर्टकट मेथड है उसे से सॉल्व कर रहा हूँ। आप इसको जैसे मैंने समझा है बाकी के मेथड्स में वैसे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टर्मिनल ले लिया है, सपोज दिस टर्मिनल इज़ M एंड दिस टर्मिनल इज़ N। अब आप देखो कि ये जो N प्लेट है, तो यहाँ पर ये डायरेक्टली ऊपर वाले से भी कनेक्टेड है, तो ऊपर वाली प्लेट भी N के बराबर ही हो जाएगी, यानी वही पोटेंशियल होगा जो N का पोटेंशियल होगा। ये जो प्लेट है बिल्कुल ही अलग है, आइसोलेटेड टाइप की है, तो इसको मैंने कुछ नाम दे दिया, लेट्स से B। अगेन हमारे पास में 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स के बीच में वी कैन कनेक्ट दिस सर्किट एंड सॉल्व इट। तो टर्मिनल्स हमारे यहाँ पर M और N है, और जो तीसरा पॉइंट है वो B है। सबसे ऊपर वाला किसके बीच में कनेक्टेड है, तो N और M के बीच कनेक्टेड है, सबसे ऊपर वाला। फिर उसके बाद नेक्स्ट आओ तो B और M के बीच कनेक्टेड है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ तो B और N के बीच कनेक्टेड है, ठीक है। M एंड N आर द टर्मिनल्स। अब ये C और ये C ये हो गया सीरीज में, तो C/2 बन जाएगा। उसके साथ ये हो गया पैरेलल, तो C/2 प्लस C, आंसर विल बी 3C/2।
तो नेक्स्ट प्रॉब्लम भी कुछ वैसा ही। अब की बार मैंने यहाँ पे जो डायग्राम बनाया है उसमें प्लेट्स की थिकनेस वगैरह नहीं दिखाई है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आपको डायग्राम इस तरीके के बना के देते हैं जहाँ पे कोई थिकनेस और ये सब नहीं दिखाते, बस एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और लिख देते हैं कि ये प्लेट है। तो आपको ये मान लेना है कि प्लेट है और प्लेट की कुछ थिकनेस होती है। अब यहाँ पे अगर इसका कैपेसिटेंस निकालना है तो अगेन मैं टर्मिनल्स को एज्यूम कर लेता हूँ, दिस इज़ एम और दिस इज़ एन। अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो मैं यहाँ पे एज्यूम करके चल रहा हूँ कि जो डिस्टेंस है वो सभी के बीच में यहाँ पे डी के बराबर ही है और सभी का एरिया ए के बराबर है। अब मान लीजिए जैसे ये एन है तो ये वायर से ये वाला प्लेट भी कनेक्टेड है और ये वाला प्लेट भी कनेक्टेड है, तो अगर दोनों एन है तो ये भी एन बन जाएगा और ये भी एन बन जाएगा, इसका मतलब। फिर ये एम है तो ये भी एम बन जाएगा और ये भी एम बन जाएगा। अब के बार हमारे पास में सिर्फ 2 ही पॉइंट्स है, एम और एन है, और 3 कैपेसिटर बन रहे हैं। ये पहला एन और एम, दूसरा एम और एन, एन और एम। तो 3 कैपेसिटर्स तीनों इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो ऑब्वियस है कि तीनों यहाँ पैरेलल में होंगे, और अगर पैरेलल में होंगे तो उस केस में जो रिजल्ट यहाँ पर आएगा इनका वो हो जाएगा 3C के इक्वल। तो दिस इज़ द इक्वलेंट रेजिस्टेंस, इक्वलेंट कैपेसिटेंस। इसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन से यहाँ पर ले रहे हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ कंसेंट्रिक कंडक्टर सेल का कुछ कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया जाता है और उसमें कुछ डिफरेंट सिचुएशन में इक्वलेंट कैपेसिटेंस पूछा जाता है। तो जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि ये 2 कंसेंट्रिक शेल्स हैं, स्फेरिकल शेल्स, अंदर वाले का रेडियस ए और बाहर वाले का रेडियस बी है। अब इसमें कंडीशन ये दी गई है कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द आउटर सेल एंड इट्स अदर टर्मिनल एंड द इनर शेल आर ग्राउंडेड। तो इसका पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ कि डायग्राम किस तरीके का बनेगा। तो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम फॉर दिस। तो इसके लिए जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम कुछ ऐसा होगा, जैसे आउटर सेल को बोल रहे हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल इससे कनेक्टेड है, तो कनेक्ट कर देते हैं इसे पॉजिटिव टर्मिनल। तो सपोज ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो उसकी अर्थिंग की गई है और उसको यहाँ पर ऐसे इससे भी कनेक्ट किया हुआ है। ये इसको टच नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो टच नहीं करने का यहाँ पर ये सिंबल यूज हो जाता है इस तरीके का। एंड दिस इज अर्थेड ऑल्सो। तो जो इक्वलेंट डायग्राम है वो आप इस तरीके से बना सकते हो, बैटरी वगैरह V वोल्ट की यहाँ पर दिखा सकते हो। अब चाहो तो इसका एक इक्वलेंट डायग्राम भी बना सकते हो, कैसे बनाएंगे वो भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे चार्जिंग होगी, मान लीजिए चार्जिंग यहाँ पे किस तरीके से होगी, तो अंदर वाले शेल पे लेट से कुछ नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो लेट से बोल देते हैं कुछ नेगेटिव चार्ज आ गया मान लीजिए अंदर वाले पे, तो अंदर वाले पे मान लीजिए कुछ नेगेटिव चार्ज मान लीजिए यहाँ पे आ गया। सॉल्व करके अगर पॉजिटिव आता है तो हम बोल देंगे ठीक है पॉजिटिव है, कुछ भी मान लिया तो -Q और +Q यहाँ पर इस तरीके से ये चार्जिंग हो गई इसके अंदर, और बाहर वाले पे लेट से कुछ पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर या कुछ चार्ज है Q। तो जो चार्जेस होंगे वो चार्जेस इस तरीके से यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। तो चार्जेस कैन बी लाइक दिस। अब ये जो चार्जेस यहाँ पर हैं, अब इससे कैपेसिटर किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं, तो हमेशा फेसिंग सर्फेसेस का फंडा होता है। जैसे -Q +Q, तो एक जगह से लाइंस निकल रही हैं, यहाँ पे जाके मान लीजिए टर्मिनेट हो रही हैं कुछ इस तरीके से। तो एक जो कैपेसिटर बन रहा है वो एक तो इनसे बन रहा है, और जो बाहर की सरफेस है वहाँ से मान लीजिए लाइन चलती है, और इसके लिए टर्मिनेशन पॉइंट कहाँ पर है, अप टू इन्फिनिटी पे यहाँ पर इसका टर्मिनेशन पॉइंट है। तो जैसे वहाँ पे हम प्लेट की नंबरिंग कर रहे थे, वैसे आप यहाँ पे भी नंबरिंग इन सरफेसेस की कर दो। तो जैसे मान लीजिए इसकी मैं नंबरिंग करता हूँ, ये सरफेस नंबर 1 है, इसकी मैं नंबरिंग कर देता हूँ सरफेस नंबर 2, इसकी सरफेस नंबर 3, और हमारा जो सरफेस नंबर 4 है एक तरीके से वो इन्फिनिटी बोल सकते हैं कि वो इन्फिनिटी पर है। तो इसका आप एक इक्वलेंट सर्किट डायग्राम भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो एक बार मैं उसको ड्रॉ कर देता हूँ, फिर इसको हम अपने बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने बैटरी यहाँ पर दिखा दी इसमें। अब देखिए बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल 2 और 3 से कनेक्टेड है। 2 का 1 के साथ एक कैपेसिटर यहाँ पर बन रहा है, तो एक कैपेसिटर आप ये बना लो, एक कैपेसिटर तो ये हो गया। तो 2 का 1 के साथ, 1 नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है और नेगेटिव वाला अर्थ भी किया हुआ है इसके अंदर। फिर उसके बाद में जो दूसरा है वो 3, एक प्लेट 3 है और दूसरा प्लेट यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, जो कि इन्फिनिटी है। और आपको दिखेगा कि दोनों जो कैपेसिटर्स यहाँ पर हैं C1 C2 वगैरह वो किस में है, पैरेलल में है। तो नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा C1 + C2। अब C1 को आप इससे कंपेयर करो, ये जो C1 बन रहा है 1 और 2 से, सॉरी इसको मैंने C1 बोला है और इसको मैंने C2 बोला है, 1 और 2 से यहाँ पे C2 बोला गया। तो इसको आप कंपेयर करो जो हम नॉर्मल स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ते हैं उससे।
तो जो नॉर्मल स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ते हैं उसमें होता क्या है, बस चार्ज इस तरीके से रहता है, एक जगह प्लस रहता है, एक जगह माइनस रहता है, और इसका जो हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा यहाँ पे C2। तो C2 की जगह पे सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 आता था, यहाँ पे AB हो जाएगा, AB डिवाइड बाई B माइनस A। ये बिल्कुल ऐसा ही है। और जो C1 है वो C1 यहाँ पे किस तरीके का हो जाएगा, तो C1 विल बी, C1 को आप उससे कंपेयर करो कि एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए हमने कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया था। तो आइसोलेटेड में क्या होता है, यहाँ से लाइन चलती हैं और उसके बाद में वो इन्फिनिटी पे जाकर टर्मिनेट हो जाती हैं। तो यहाँ से लाइन चल रही है, वो इन्फिनिटी पे जाकर टर्मिनेट हो रही है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है C1, उसका कैपेसिटेंस एक आइसोलेटेड कैपेसिटर की तरह ही हो जाएगा। तो रेडियस कितनी है 4 पाई, रेडियस कितनी भी, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B, तो वो फॉर्मूला में लगा दिया। इन दोनों को आप डायरेक्टली ऐड कर लो, तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको जो रिजल्ट यहाँ से मिलेगा इनको ऐड करके, दैट रिजल्ट इज़ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर डिवाइडेड बाई B माइनस A। तो दिस इज़ द फाइनल कैपेसिटेंस फॉर दिस सिस्टम। तो एक तो तरीका यहाँ पर ये हो गया। दूसरा तरीका यहाँ पर इसको सॉल्व करने का, अब जैसे हमने बैटरी यहाँ पे लगाई है, तो इस बैटरी से कितना चार्ज गया है वो आप देख लो। तो इस बैटरी से कितना चार्ज गया होगा, वो चार्ज सारा का सारा कहाँ गया होगा, आउटर्स, ये जो बाहर वाला जो स्फेयर है उस पर गया होगा, और बाहर वाले स्फेयर में ये दो सर्फेसेस है 2 और 3। तो 2 और 3 पे जो भी आपको नेट चार्ज दिखता है वो यहीं से गया होगा। तो ये चार्ज कितना गया है, वो उसने डायग्राम में कितना दिखाई दे रहा है, Q प्लस Q। तो C इक्वलेंट फिर यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, Q प्लस Q डिवाइड बाई V। अगर आप कैलकुलेशन को आसान बनाना चाहते हो तो आप V को 1 ले लो। तो अगर मैं V को 1 ले लूँ तो Q प्लस Q बस हम कैलकुलेट करेंगे और वही हमारा यहाँ पे कैपेसिटेंस हो जाएगा। अब इसके लिए जो इक्वेशंस बनानी होंगी वो इक्वेशंस मैं एक बार बना के हम बता देता हूँ कि किस तरीके से आप इक्वेशंस बना सकते हो। तो उसके लिए इक्वेशन एक तो ये होगी कि अंदर वाला जो शेल है उसका पोटेंशियल यहाँ पर 0 है, तो V इनर इज इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, तो सभी चार्जेस की वजह से पोटेंशियल इसका लिखेंगे। तो V इनर में यहाँ पर लिख रहा हूँ सभी चार्जेस की वजह से। एक खुद के चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ KQ बाई B, माइनस ऑफ KQ बाई A। बाहर के चार्जेस की वजह से, तो बाहर के चार्जेस एक ही रेडियस पर हैं दोनों, तो कैपिटल Q प्लस स्मॉल q एक साथ लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय B। दिस इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन आप इसे बना सकते हो V आउटर। आउटर का पोटेंशियल किसके बराबर है, इसका मतलब फिर 1 के बराबर होना चाहिए, सीधी सी बात है यहाँ पर ये। तो आउटर का पोटेंशियल 1 के बराबर, क्योंकि ये 0 है तो ये एक तरीके से कितना 1 है यहाँ पर ये। तो आउटर का पोटेंशियल सबके वजह से आप लिख लो। तो जो अंदर का चार्ज है उसके वजह से कितना हो जाएगा, सभी में B आएगा नीचे, तो माइनस KQ बाई B। जो बाहर खुद का चार्ज है उसके वजह से KQ प्लस Q डिवाइड बाई B, दिस इज इक्वल टू 1। बस इन दोनों से आपको, क्योंकि दो ही वेरिएबल इसमें दिख रहे हैं आपको, कैपिटल Q प्लस स्मॉल q, तो Q प्लस Q निकाल लेना। जैसे आप Q प्लस Q निकालोगे थोड़ा सॉल्व करके इनको, आप देखोगे कि आपको वही सेम आंसर मिल जाएगा जो आपने फर्स्ट मेथड से कैलकुलेट किया है। बिना डायग्राम बनाए भी आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो कि दोनों पैरेलल में है। यहाँ पे दोनों कैपेसिटर C1 C2 जो बन रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से V है और यहाँ पे 0 है, तो 0 से लेकर V का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। फिर यहाँ से लेकर के इन्फिनिटी तक में भी V से लेकर के 0 तक का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। तो एक तरीके से ये 0 है, ये V है और फिर वापस से 0, तो 0 से V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर हो गया, V से 0 वापस से पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर हो गया। तो जो दोनों कैपेसिटर्स हैं वो एक तरीके से यहाँ पर पैरेलल में नज़र आ रहे हैं मुझे। और नेक्स्ट है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द इनर सेल एंड इट्स नेगेटिव टर्मिनल इज ग्राउंडेड। जस्ट इतना ही है। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे कैसे बनेगा, तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है, इसको टच नहीं करते हुए, और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको ग्राउंड किया गया है। कुछ इस तरीके का यहाँ पर डायग्राम है। अब इसके लिए पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ दी कैपेसिटेंस। तो ऑब्वियस है कि बैटरी से जो भी चार्ज जाएगा वो तो अंदर ही जाएगा सिर्फ यहाँ पे। तो जो चार्जेस हैं वो कुछ ऐसे आएंगे यहाँ पर इसमें। तो सबसे अंदर वाले पे जो चार्ज आएगा, मान लीजिए कि कैपिटल Q आ गया। अगर यहाँ पे कैपिटल Q आ गया तो फिर यहाँ पर मजबूरी है कि माइनस Q आना चाहिए, और बाहर वाला कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है तो उस पर नेट चार्ज हमेशा 0 रहना चाहिए। तो नेट चार्ज अगर 0 रहना चाहिए तो यहाँ पर ये Q के बराबर चार्ज हो गया इसका मतलब। अब यहाँ पर एक तो बिल्कुल डायरेक्ट तरीके से इसको किया जा सकता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ से जो लाइन चली वो यहाँ पर टर्मिनेट तो हुई, लेकिन जितने मैग्नीट्यूड का चार्ज यहाँ पर था उतने मैग्नीट्यूड का चार्ज आउटर सरफेस पे भी है, तो उसी तरीके से लाइन यहाँ से चल पड़ेगी। लाइन में कोई खास डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे आ ही नहीं रही है, क्योंकि बीच में कोई थिकनेस ऑलमोस्ट है ही नहीं, यहाँ पे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थिकनेस है।
या फिर आप ऐसा कह लो कि इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा k3r² गॉस लॉ से, वही इस रीजन के अंदर भी आएगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई ब्रेक नहीं आया एक तरीके से, बिल्कुल वैसे के वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चलता जा रहा है। तो इस सिचुएशन को आप इससे कंपेयर करो कि एक आइसोलेटेड स्फीयर है जिसकी रेडियस मान लीजिए a है और हमने उसको q चार्ज दे रखा है। तो इससे ये जो लाइंस निकल रही हैं, ये लाइंस बिल्कुल ऐसे निकल करके इन्फिनिटी तक पहुंच रही हैं। तो जैसा बिहेवियर इस सिस्टम का होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा बिहेवियर इस सिस्टम का मुझे दिखाई दे रहा है। एक्चुअली जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द रीजन, वो रीजन से रिलेटेड है। उस रीजन में कैसे एनर्जी स्टोर है उसके साथ में कैपेसिटेंस का कुछ ना कुछ एसोसिएशन है। तो ये जिस रीजन में अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जिस तरीके से ये एनर्जी स्टोर कर रहा है, एग्जैक्टली उसी सेम मैनर में ये भी अपनी एनर्जी स्टोर कर रहा है। तो दोनों का जो कैपेसिटेंस है बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं आना चाहिए। तो फ्रॉम दिस लॉजिक वी कैन से कि जो कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाएगा, 4πε/A। तो इस सिस्टम का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो 4πε/A के बराबर होगा। आप इसको अब थोड़ा डिफरेंट तरीके से भी यहाँ पे देख सकते हो, जैसे नंबरिंग करके और फिर इक्विवेलेंट डायग्राम वगैरह बना के भी इसको देखा जा सकता है। तो अगर उस तरीके से आप जाओ तो ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 और जो 4 नंबर यहाँ से जो लाइन निकल रही है वो 4 नंबर कहाँ मिल रहा है, उसको इन्फिनिटी में मिल रहा है जी, उसको 4 नंबर। अब आप यहाँ पर इसमें डायग्राम बनाते चले जाएंगे इसका। तो ये बैटरी, अब बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो तो 1 के साथ कनेक्टेड है जी, तो 1 के साथ कनेक्ट कर दिया इसको मैंने, 1 के साथ कनेक्टेड है यहाँ पर। 1 के साथ जो कैपेसिटर बना रहा है वो 2 नंबर के सरफेस है, फिर 2 के साथ में 3 कनेक्टेड है और 3 से जो लाइन निकल रही है वो कहाँ पे जा रही है, 4 पे जा रही है, और 4 इन्फिनिटी है और नेगेटिव टर्मिनल भी किसके साथ कनेक्टेड है, इन्फिनिटी। अब आप खुद देख सकते हो कि दोनों कैपेसिटर जो C1 C2 आएंगे यहाँ पर वो किस में कनेक्टेड है, एक तरीके से सीरीज़ में। C1 आप किसको कह रहे हो, 1 से 2, यानी कि इस रीजन में जो कैपेसिटेंस बन रहा है, इस रीजन के जो करेक्टरिस्टिक है, इस रीजन में जो एनर्जी स्टोर होती है उसके लिए जो पैरामीटर आप सेलेक्ट करते हो वो C1 है, और इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसके लिए जो पैरामीटर आप सेलेक्ट करते हो वो C2 है। तो दोनों सीरीज़ में यहाँ पे सीरीज़ में है, तो 1/C विल बी इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। 1/C1 इज़, तो C1 सिंपली क्या हो जाएगा, C1 इज़ 4πε/AB डिवाइड बाय B माइनस A, तो उसी का उल्टा करना पड़ेगा यहाँ पे, तो B माइनस A डिवाइडेड बाय 4πε/A। C2 इज़, तो C2 कितना होता है, 4πε/B होता है यहाँ पर आइसोलेटेड, तो 1 डिवाइडेड बाय 4πε/B। कॉमन कुछ ले लेते हैं यहाँ पे, तो 1/4πε/B इज़ कॉमन, और यहाँ पे B माइनस A/A आएगा, प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो -A/A -1 होगा, -1 कैंसिल हो जाएगा, B/A बचेगा यहाँ से, और जो B/A यहाँ बचेगा उसका B कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो सिर्फ नीचे A बचेगा। इसको उल्टा कर लेंगे तो क्या बचेगा, 4πε/A। दिस इज़ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसके बाद नेक्स्ट है, और टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द इनर शेल एंड अदर टर्मिनल अलोंग विद आउटर सेल इज ग्राउंडेड। तो एक टर्मिनल अंदर वाले के साथ कनेक्टेड और एक टर्मिनल बाहर वाले के साथ कनेक्टेड है। सिंपल से सिस्टम है यहाँ पर ये। तो मान लीजिए एक टर्मिनल मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया और जो दूसरा टर्मिनल है वो इसके साथ कनेक्ट कर दिया, और उसके बाद में एक टर्मिनल को आपने अर्थ कर दिया इस तरीके से। तो फिर इसका पोटेंशियल तो क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा यहाँ पर इसका पोटेंशियल। और हमने स्टार्टिंग में भी जो स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ा था सिंपल वाला, उसमें भी यही था कि यहाँ पर कुछ Q चार्ज रहता था, यहाँ पे -Q, और इसको अर्थ वगैरह कर दें या नहीं भी करें तो Q - Q अगर चार्ज जा रहा है तो यहाँ पे 0 चार्ज हुआ करता था यहाँ पर इसमें, और 0 चार्ज यहाँ पर इंश्योर करता है कि बाहर वाले का जो पोटेंशियल है वो 0 हो जाए इसमें। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पर Q गया होगा और जो -Q यहाँ से गया होगा, ऑब्वियस है कि वो यहीं पर ही आएगा और कहीं जा ही नहीं सकता फिर वो, इसका मतलब। तो ये सिंपली बिल्कुल जो स्फेरिकल कैपेसिटर हम नॉर्मल पढ़ते हैं वैसा ही है, लाइन यहाँ से चल रही है बस यहीं के यहीं अंदर ही अंदर टर्मिनेट हो रही हैं इसके अंदर। तो एग्जैक्टली फिर इससे कैपेसिटेंस का आंसर भी वही हो जाएगा जो हम पढ़ते आए अब तक, तो 4πε/AB डिवाइडेड बाई B माइनस A। तो ये नॉर्मल टाइप वाला कैपेसिटर है। नेक्स्ट, और टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द आउटर शेल एंड अदर टर्मिनल इज ग्राउंड। तो बस एक टर्मिनल आपने आउटर शेल के साथ कनेक्ट कर दिया बैटरी का, और बैटरी का जो दूसरा टर्मिनल उसको आपने ग्राउंड कर दिया। अगेन अ वेरी सिंपल सिस्टम। तो ऑब्वियस है कि बैटरी से जो भी चार्ज जाएगा, अब अंदर कोई चार्ज नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर अगर कोई चार्ज होगा तो उसका नेगेटिव चार्ज फिर यहाँ पर होना चाहिए। तो इसका मतलब सिर्फ आउटर सरफेस पे चार्ज होगा, कुछ भी जो चार्ज है वो आउटर सरफेस पे होगा। लाइन यहीं की यहीं निकलेंगे बस, और वो इनफाइनाइट पे जा करके टर्मिनेट हो रही होंगे लाइंस। तो इस तरीके का अगर सिस्टम है तो
बिल्कुल ये आइसोलेटेड कैपेसिटर की तरह ही है और उसकी रेडियस क्या हो जाएगी 4 पे, उसकी रेडियस हो जाएगी b। तो कैपेसिटेंस का आंसर सिंपली हो जाएगा 4 पे एप्सिलॉन b।